आज के इस एक्सप्लेनर में हमें बहुत ही बड़े ऐतिहासिक रहस्य में गोता लगाने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे एक ऐसे जीनियस की कहानी को जिसने सच में हमारी इस मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। लेकिन विडंबना देखिए, उनकी मौत बिना एक पैसे के बिल्कुल गुमनामी में हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। आज हम उन सबूतों का विश्लेषण करेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे एक ही जीवन में उनका 3 बार असैसिनेशन किया गया था। $2.50। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा अमाउंट क्यों। खैर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये वो रॉयल्टी थी जो निकोला टेस्ला को उनके ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम के हर हॉर्स पावर की सेल पर मिलने वाली थी। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ उनकी जो डील हुई थी ना, अगर वो बनी रहती तो ये अमाउंट उन्हें दुनिया का पहला अरबपति यानी फर्स्ट बिलियनियर बना सकता था। इमेजिन कीजिए। तो फिर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने लिटरली पूरी दुनिया को रोशन किया, उसकी अपनी जिंदगी का अंत इतने अंधेरे में कैसे हुआ? ये कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ अरबपति बनने का पोटेंशियल रखने वाला ये महान साइंटिस्ट और दूसरी तरफ उनकी जिंदगी के आखिरी दिन जो न्यूयॉर्क के एक होटल में बीते, जहां वो लगातार 9 साल तक अपने रहने और खाने पीने का बिल तक नहीं चुका पाए थे। अब उनकी डाउनफॉल की कहानी पर जाने से पहले जरा इन आविष्कारों के बारे में सोचिए। अल्टरनेटिंग करंट, वायरलेस कम्युनिकेशन, जी हाँ, वही जिसपे आज हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ टिका है। नियॉन लाइट्स, एक्सरे इमेजिंग और हाइड्रो पावर सिस्टम्स, ये सब, इन सभी महान और दुनिया बदलने वाले आविष्कारों का फाउंडेशन टेस्ला ने ही रखा था। उनका टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन सच में अनमोल था। ओके, तो चलिए अब इसमें डाइव इन करते हैं। उनके पतन का पहला चरण, द वॉर ऑफ करंट्स या कहें इकोनॉमिक असैसिनेशन। और इसकी शुरुआत होती है उनके और थॉमस एडिसन के बीच हुई उस बहुत ही मशहूर जंग से। अगर हम निष्पक्ष होकर दोनों सिस्टम्स को देखें तो एक तरफ था एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी सिस्टम। ये काफी महंगा था और इसकी रेंज बस 2-3 किलोमीटर तक ही लिमिटेड थी। वहीं दूसरी तरफ था टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम, जो सस्ता तो था ही, साथ ही सैकड़ों किलोमीटर तक पावर ट्रांसमिट कर सकता था। अब इस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी को हराने के लिए सोर्स बताते हैं कि एडिसन ने एक डर्टी पीआर कैंपेन का सहारा लिया। उन्होंने पब्लिक में जानवरों को करंट देकर यह साबित करने की कोशिश की कि टेस्ला का सिस्टम खतरनाक है। बिल्कुल शॉकिंग, राइट? लेकिन टेस्ला के काम ने खुद अपनी गवाही दी। इतिहास के 2 बड़े इवेंट्स ने इस जंग का नतीजा तय कर दिया। पहला था 1893 का शिकागो वर्ल्ड्स फेयर, जहां टेस्ला के सिस्टम ने एक साथ 2 लाख से ज्यादा बल्ब जलाए। और दूसरा था 1895 का बहुत ही फेमस नियाग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट, जहां से 30 से 40 किलोमीटर दूर बफलो सिटी तक बिजली सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। इन दोनों बड़ी जीतों ने ये साबित कर दिया कि एसी सिस्टम ही सबसे सेफ और एफिशिएंट है, और इसी के बाद उन्हें वो भारी भरकम रॉयल्टी डील मिली थी। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आखिर टेस्ला ने वो अरबपति बनाने वाला कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा ही क्यों? साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक टेस्ला में एक मसाइनिक कॉम्प्लेक्स था। इसका मतलब है एक ऐसी स्टेट जहां इंसान को लगता है कि उसका जन्म इंसानियत की भलाई या उसे बचाने के लिए हुआ है, और वो पर्सनल गेन को पीछे छोड़ देता है। तो जब वेस्टिंगहाउस की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और एसी सिस्टम का भविष्य खतरे में था, टेस्ला ने बिना कुछ सोचे इंसानियत के फायदे के लिए अपना वो रॉयल्टी एग्रीमेंट तुरंत फाड़ दिया। और बस यहीं से उनकी आर्थिक बर्बादी का अगला और शायद सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ। टाइमलाइन को देखें तो 1901 में टेस्ला ने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जेपी मॉर्गन से $1,50,000 की फंडिंग ली और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट वार्डनक्लिफ टावर बनाना शुरू किया। लेकिन 1903 आते आते उन्होंने मॉर्गन को अपना अल्टीमेट गोल बता दिया, पूरी दुनिया को बिना मीटर के फ्री बिजली देना। अब चूंकि मॉर्गन का पैसा कोयला और मीटर वाली बिजली कंपनियों में लगा था, तो 1904 में उन्होंने फंडिंग तो काटी ही, साथ ही टेस्ला को पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया। बिना कैपिटल के उनके सारे बड़े इन्वेंशंस वहीं के वहीं रुक गए। अब कहानी हमें आगे ले जाती है टेस्ला के आखिरी दिनों की तरफ, होटल न्यूयॉर्क के रूम नंबर 3327 में। इसे द रूम 3327 मिस्ट्री या कहें द फिजिकल असैसिनेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियां आज भी बहुत ही अजीब हैं।
7 जनवरी 1943 टेस्ला की मौत का समय रात ठीक 10:30 बजे डिक्लेयर किया गया। लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत ही वैलिड और प्रासंगिक सवाल उठाता है। देखिए, उनके कमरे के बाहर कई दिनों से डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था, कोई अंदर गया ही नहीं था। तो फिर मेडिकल एग्जामिनर H.W. वेनली ने इतने एग्जैक्ट टाइम का अनुमान कैसे लगा लिया, वो भी तब जब 1943 में मेडिकल साइंस इतना एडवांस था ही नहीं। थोड़ा सोचने वाली बात है ना। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है ये नंबर 8T। टेस्ला की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर FBI और ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन ने उनके 80 ट्रंक भर के डॉक्यूमेंट्स और सारा सामान सीज कर लिया। अब ये बहुत ही अजीब था। क्यों? क्योंकि टेस्ला एक अमेरिकी नागरिक थे और ये एजेंसी मुख्य रूप से सिर्फ गैर नागरिकों का सामान जब्त करती थी। इसके पीछे सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल कारण दिया गया वो उनके भतीजे सावा कोसानोविच से जुड़ा था। सावा दरअसल यूगोस्लाविया के एम्बेसडर थे और माना जाता था कि उनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ है। चूंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर II चल रहा था, तो अमेरिकी सरकार का तर्क ये था कि उन्हें डर है कि कहीं टेस्ला के सीक्रेट इन्वेंशंस उनके भतीजे के जरिए सोवियत यूनियन के हाथों में ना पड़ जाएं। और इसी डर के बिल्कुल सेंटर में था ये तथाकथित डेथ रे बॉक्स। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई सीक्रेट वेपन था या सिर्फ एक धोखा? असल में टेस्ला ने होटल गवर्नर क्लिंटन में अपने बिल के बदले एक बॉक्स गिरवी रखा था। उन्होंने दावा किया था कि ये एक ऐसा हथियार है जो 10,000 हवाई जहाज़ों को खत्म कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर जॉन ट्रंप ने जब इस बॉक्स को खोला तो उन्होंने कहा कि इसमें तो सिर्फ एक 45 साल पुराना बिल्कुल बेकार सा इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है। लेकिन जरा रुके, इस दावे के खिलाफ सोर्स कई पुख्ता सबूत सामने रखता है, जैसे कि 1984 में बेलग्रेड म्यूजियम में मिला एक डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टिकल बीम वेपन बनाने की पूरी टेक्निकल डिटेल्स थीं। फिर खुद जॉन ट्रंप ने 1980 में ये माना कि टेस्ला ने सच में एक बहुत ही एडवांस सीक्रेट वेपन को लेकर ब्रिटिश और सोवियत सरकारों को लेटर्स लिखे थे। इसके अलावा 1980 के दशक का अमेरिकी स्टार वॉर्स डिफेंस प्रोग्राम और आज की इजरायली आयरन बीम टेक्नोलॉजी, ये सब उन्हीं सिद्धांतों पर बेस लगते हैं। और तो और 1937 में खुद टेस्ला ने कहा था कि उनका ये हथियार कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि वो इसे ऑलरेडी बना चुके हैं और टेस्ट भी कर चुके हैं। और ये डेटा उस बहुत बड़े विरोधाभास को बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है। सोचिए, अगर टेस्ला के वो सभी डॉक्यूमेंट्स सच में इतने ही बेकार थे, तो 80 में से 60 ट्रंक 1952 में उनके परिवार को वापस कर दिए गए। लेकिन बाकी के 20 ट्रंक्स आज भी पूरी तरह से हाईली क्लासिफाइड क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है कि जो इंसान 1943 में ही इस दुनिया से जा चुका है, उसके कागजात इतने दशकों बाद भी किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे बने हुए हैं? चलिए, अब हम उनके तीसरे और अंतिम असैसिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इरेज्ड फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, यानी द लेगेसी असैसिनेशन। आखिर क्यों एडिसन और आइंस्टाइन को किताबों में इतनी जगह मिली और टेस्ला को लगभग भुला दिया गया? इसका जो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस सोर्स देता है वो काफ़ी डीप है। बात यह है कि हमारी सोसाइटी आमतौर पर सिर्फ उन इनोवेशंस को सेलिब्रेट करती है जो हमारे मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई इनोवेशन उस सिस्टम को ही चैलेंज कर दे, जैसे कि टेस्ला का वो फ्री बिजली वाला सपना, तो उसे अक्सर दबा दिया जाता है। टेस्ला के आइडियाज़ उस समय के एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सीधा खतरा थे, और शायद लिटरली यही वजह है कि उन्हें हिस्ट्री बुक से किनारे कर दिया गया। और आपको पता है, टेस्ला खुद इस कड़वे सच को बहुत अच्छी तरह समझते थे। जरा उनके इस कोट पर गौर कीजिए। वर्तमान उनका है, लेकिन भविष्य जिसके लिए मैंने सच में काम किया है वो मेरा है। वाओ, ये बहुत ही पावरफुल है। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि उनके जीते जी शायद दुनिया उनके काम की वैल्यू कभी नहीं समझेगी, लेकिन आने वाला भविष्य वो उनके आविष्कारों के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। तो जाते जाते सबसे अहम सवाल यही रह जाता है, क्या हम आज फाइनली उस भविष्य में जी रहे हैं जिसका सपना टेस्ला ने देखा था? क्या आज की ये दुनिया जो पूरी तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी और उन्हीं के ऑल्टरनेटिंग करंट पर चल रही है, क्या ये फाइनली उस महान विजनरी को सराहने के लिए तैयार है जिसे कभी इतिहास से ही मिटा दिया गया था? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम इस रहस्य से भरे आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।